आईसीसी ने प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में के ऊपर। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है उन्होंने आईसीसी के वारंट की बहुत तारीफ की। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है कि जब 2015 में पैलेस्टाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उन्होंने कहा कि आईसीसी का कोई भी इन्वेस्टिगेटर यूनाइटेड स्टेट्स में आके किसी भी इजरायली या यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल से इन दो इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कोई पूछताछ नहीं कर सकता। आईसीसी क्यों इस्टेब्लिश हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एलाइड पावर्स हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इतने मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे उनको एड्रेस करने के लिए एक कोर्ट चाहिए। और मसला ये था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो आईसीजे है, वो स्टेट्स के साथ डील करते हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन्स के साथ डील नहीं करता। इस रिकग्निशन के अंदर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होनी चाहिए। ट्रिनिडाड एंड टोबैको जो कंट्री है उसने यूएन के सामने प्रपोजल रखा कि एक परमानेंट कोर्ट होना चाहिए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को एड्रेस करने के लिए। और इवेंचुअली 2002 के अंदर आईसीसी फॉर्म हुआ। वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब ये है कि मल्टीपल गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से वो बनती है। उसका पार्टी बनने के लिए स्टेट्स को एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे रोम स्टैट्यूट कहते हैं, उसको साइन करना पड़ता है। जो रोम स्टैट्यूट है वो आईसीसी का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है एंड वो डॉक्यूमेंट डिटरमिन करते हैं कि आईसीसी का मैंडेट पूरा क्या होएगा। और आईसीसी की अब जो है काफ़ी कंट्रीज उसकी सिग्नेटरीज हैं, बट कुछ जो मेन वाली हैं जिस तरह यूएस और चाइना वो नई भी हैं। जो मेजर चंक ऑफ सिग्नेटरीज हैं आईसीसी की वो अफ्रीकन नेशंस हैं और यूरोपियन यूनियन की नेशंस हैं। आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तरह ये है कि आईसीसी कौन कौन से क्राइम्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है। जो क्राइम्स हैं वो 4 हैं और वो रोम स्टैट्यूट में लिखे हुए हैं। एक वॉर क्राइम्स हैं, जो क्राइम्स सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट ड्यूरिंग वॉर कमिट किए जाते हैं, जैसे कि जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशंस। दूसरा जेनोसाइड है। जेनोसाइड होता है जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप या पॉपुलेशन के सेगमेंट को टारगेट करो इस इंटेंशन के साथ कि आपने खाली उनके ऊपर जोर और ज़बरदस्ती और जबर करना है। तीसरा है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये कि अगर आपने कोई मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जैसे मैस मर्डर, रेप, इलीगल डिटेंशन सबके साथ हो रहा है तो वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होएगा। और जो चौथा वाला है वो है द एक्ट ऑफ अग्रेशन। इंटरेस्टिंगली जो पहले 3 है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑफ पर्संस हैं। जो आखिरी है जो बाद में आईसीसी के रोम स्टैट्यूट में ऐड हुआ था वो क्राइम ऑफ अग्रेशन है और वो सॉवरेनिटी के साथ डील करते हैं कंट्री की, कि अगर आपने एक कंट्री की सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज किया है, उसके अंदर इम्पीड किया है, तो वो अग्रेशन काउंट होएगा। जो भी स्टेट पार्टी है आईसीसी की जिन्होंने रोम स्टैट्यूट साइन किया हुआ है वो आईसीसी के प्रोसिक्यूटर को एक रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं और उस रिक्वेस्ट की बेसिस के ऊपर प्रोसिक्यूटर जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि प्रोसिक्यूटर खुद सिचुएशन को देख के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट को कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। तीसरा तरीका है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आईसीसी को रेफर करे कोई सिचुएशन के इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करें, जैसे लिबिया के केस में हुआ था। उस सिचुएशन में यूएनएससी जो है वो आईसीसी को उन कंट्रीज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करने को कह सकता है जो रोम स्टैट्यूट की पार्ट नहीं है, बट स्टिल यूएन की वजह से उनके ऊपर आईसीसी जुरिस्डिक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। और जो चौथा तरीका है वो उन कंट्रीज के लिए जो वैसे रोम स्टैट्यूट की सिग्नेटरी नहीं है लेकिन आर्टिकल 12(3) है आईसीसी का, उसके अंडर वो एक टेम्परेरी जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट कर सकती हैं और कह सकती हैं आईसीसी को कि आप ये पर्टिकुलर इशू है इस पे इन्वेस्टिगेट करें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आईसीसी का सिग्नेटरी रोम स्टैट्यूट का नहीं है, बट 12(3) के अंडर कल को अगर कोई पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे तो वो एक टेम्परेरी जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट हो सकती है। प्रोसिक्यूटर करती है एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके अंदर ये होता है कि
जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने इन्वेस्टिगेटर्स आईसीसी के होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो उन मुल्कों में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट होता है उसकी बेसिस के ऊपर प्रोसिक्यूटर लेके जाती है वो सारी एविडेंस और ले जाती है उन्हें प्री ट्रायल चेम्बर्स के पास जो जजेस का होता है। वो फिर डिसाइड करते हैं जो प्रोसिक्यूटर ने एविडेंस इकट्ठी की हुई होती है उसकी बेसिस के ऊपर कि ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस किस बंदे को उन्होंने चार्ज करना है और 4 क्राइम्स में से कौन कौन से क्राइम के लिए चार्ज करना है। एक दफ़ा ट्रायल कमेंस हो जाता है तो 3 जजेस बैठते हैं जो ट्रायल को सुनते हैं और उसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट देते हैं। और जनरल सेंटेंस जो होती है वो इम्प्रिजनमेंट होती है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। कन्विक्शन और सेंटेंस के बाद जो कि इम्प्रिजनमेंट होती है, अक्सर आईसीसी के कुछ कंट्रीज ने ये परमिशन दी हुई है कि आपके जो कन्विक्टेड लोग होंगे उनको हम अपने जेलों में रखेंगे। फॉर इंस्टेंस कॉन्गो को 1-2 दफ़ा आईसीसी ने इस्तेमाल किए कि कन्विक्शन देने के बाद उस बंदे को कॉन्गो के प्रिजन के अंदर मूव कर दिया। फिर आईसीसी का एक एपेलेट कोर्ट मैकेनिज्म भी है कि फिर आप उस कन्विक्शन को अपील कर सकते हो जिसके अंदर 5 जजेस बैठते हैं, तो वो फिर एक लार्जर बेंच हो जाता है जो डिसाइड करता है। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं आईसीसी के, उसके अंदर वोटिंग होती है, लोग अपने लोगों को नॉमिनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में। अब इसके अंदर जो एक इशू ये आता है कि अगर कोई ऐसी कंट्री क्या केस आ गया जो आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश म्यांमार का केस आया था जिसके अंदर बांग्लादेश तो पार्टी थी लेकिन म्यांमार नहीं थी, तो एक नॉन स्टेट पार्टी को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि फिर वो ऑलवेज एक सिचुएशन होगी कि ऑल्दो जुडिशरी जो है वो इम्पार्शियल होती है बट दे विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल इशू। आईसीसी ने अफगानिस्तान के ऊपर प्रोसिक्यूटर ने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। उसका मैंडेट ये था कि जो सीआईए ऑफिशियल्स ने अफगानिस्तान में क्राइम्स कमिट किए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। इस इन्वेस्टिगेशन का कुछ बना नहीं बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट शो की और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो आईसीसी और रोम स्टैट्यूट की पार्टी नहीं है, उन्होंने बहुत वेहेमेंटली अपोज किया कि उनके नेशनल्स इसके अंदर ट्राई नहीं हो सकते। एक और रिसेंट केस जिसके अंदर सिमिलर इशूज आए हैं बट जो वैसे भी इंटरेस्टिंग है जुरिस्डिक्शन समझने के लिए, वो बांग्लादेश और म्यांमार का केस है। बांग्लादेश ने खुद आईसीसी को रिक्वेस्ट दी कि जो क्राइम्स म्यांमार ने बांग्लादेश में कमिट किए हैं उसके ऊपर आईसीसी इन्वेस्टिगेट करे। अब इसके अंदर देखने वाली ये बात थी कि म्यांमार जो है वो आईसीसी का पार्ट नहीं है और रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि बांग्लादेश की टेरिटरी के ऊपर क्राइम्स कमिट हुई थी और बांग्लादेश एक सिग्नेटरी है, तो कोर्ट ने कहा कि फिर हमारी जुरिस्डिक्शन म्यांमार तक एक्सटेंड करेगी। और जनरली जो आईसीसी की कुछ सक्सेसफुल कन्विक्शंस रह चुकी हैं मेनली वो अफ्रीकन नेशंस की हैं, स्पेशली जिस तरह के किन्या है, कोटोडियोर है और युगांडा है, जिन्होंने बहुत टाइम्स पे आईसीसी के जब अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं इनके लीडर्स वगैरह के लिए तो उनको ऑनर किए, लोगों को अरेस्ट किया और उनको आईसीसी के हवाले किए। इसमें यह समझने वाली बात है कि पैलेस्टाइन रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी है बट इजराइल जो के क्राइम्स कमिट कर है, वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो नहीं है। इसके अंदर अब आप देखें बांग्लादेश और म्यांमार वाला केस इंटरेस्टिंग हो सकता है कि पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं कि पैलेस्टाइन के अंदर इसी तरह का कोई आईसीसी अपनी जुरिस्डिक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये कि पैलेस्टाइन खुद एक रिक्वेस्ट करे आईसीसी को कि वो पैलेस्टाइन में होते हुए क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करे। इसमें इंटरेस्टिंग है नोट करना कि 2015 में पैलेस्टाइन ने ऑलरेडी आईसीसी को एक रिक्वेस्ट इशू की थी टू लुक इनटू क्राइम्स जो गाजा और वेस्ट बैंक में कमिट हुए हैं और वो अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसका अभी आगे कुछ नहीं बना। दूसरा ये कि जो प्रोसिक्यूटर है करीम खान अभी आईसीसी के, वो इस बात का नोटिस लें और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। और तीसरा बट बड़ा अनलाइकली ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेफर करे पैलेस्टाइन का इशू आईसीसी को। आईसीसी के मैंडेट में लाने का बस ये 3 ऑप्शंस हैं।
आईसीसी में मसला ये है कि बहुत मेजर कुछ कंट्रीज जो हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इवन पाकिस्तान, इंडिया आईसीसी और रोम स्टैट्यूट के पार्ट्स नहीं है फॉर वेरियस रीजंस, पॉलिटिकल बीइंग मोस्ट ऑफ देम। काफ़ी मुल्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो जस्टिस को फर्दर करने में काम करता है उसका पार्ट नहीं होते, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम हैम्पर हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हमने देखे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में। तो आईसीसी ने प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किए। इन अरेस्ट वारंट इशू करने के ऊपर रशिया ने सबसे पहले बोला कि हम तो आईसीसी का पार्ट ही नहीं है। इसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है उन्होंने आईसीसी के वारंट की बहुत तारीफ की और कोर्ट की तारीफ की कि बिल्कुल सही है, जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं वहां पे कोर्ट नोटिस ले रहा है। ये वही यूएस है जिसने जब अफगानिस्तान के अंदर आईसीसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम तो आईसीसी को कोर्ट मानते ही नहीं है। उन्होंने आईसीसी के जो तब प्रोसिक्यूटर थी फाटू बेंसूदा, उनका यूएस वीजा भी कैंसिल कर दिया कि ये यूएस आके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। और अगेन ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है कि जब 2015 में पैलेस्टाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उन्होंने कहा कि आईसीसी का कोई भी इन्वेस्टिगेटर यूनाइटेड स्टेट्स में आके किसी भी इजरायली या यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल से इन दो इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कोई पूछताछ नहीं कर सकता। तो जब स्टेट्स जो है वो अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करते हैं तब ये मसाइल उठते हैं एक कोर्ट की एफिकेसी के। दूसरी बात इसका चैलेंज ये है कि क्योंकि आईसीसी की अपनी कोई पुलिस नहीं है, वो नेशनल जुरिस्डिक्शंस और उनकी लॉ एनफोर्समेंट के रहमो कदम पे हैं। उस सिचुएशन के लिए आईसीसी रिलाय करते हैं लोकल लॉ एनफोर्समेंट पे और उस स्टेट की कोऑपरेशन के ऊपर। हमने कदाफी के केस में यही देखा था, वो छुप गए थे, उसके बाद वो वापस भी थोड़ी देर के लिए पकड़े भी गए, लेकिन उनको आईसीसी के हवाले नहीं किया गया। लैक ऑफ दिस इन्फोर्समेंट बिकम्स एन इशू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।